हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दीन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 04 के बारे में बात करने वाले हैं और स्पेशली हमारा ये फोकस रहेगा कि हम अपना MHI 04 की तैयारी कैसे कर सकते हैं एग्जाम के लिए, किस तरह से हम अपना प्रिपरेशन करें जिससे हमारे एग्जाम में अच्छे नंबर बन सकते हैं। प्रिपरेशन करते समय हमें कौन से टॉपिक को कवर करना है, कौन से यूनिट को कवर करना है, कौन सी स्टडी मटेरियल का यूज़ करना है, कहाँ से वीडियोज़ देखनी है, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। एंड ऑफ द रिजल्ट ये रहेगा कि हम MHI 04 की तैयारी कैसे करें जिससे हमारे एग्जाम में अच्छे नंबर बने। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब हम MHI 04 के बारे में बात करते हैं तो हमारे बुक का नाम है भारत में राजनीतिक संरचनाएं। भारत के अंदर में राजनीतिक संरचनाएं किस प्रकार की हैं और समय के साथ में किस तरह से परिवर्तित होती चली गई उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। अलग अलग समय में किस प्रकार की राजनीतिक संरचनाएं रही यहाँ पे ये हम जानते हैं। अब देखो, इस पूरे बुक के अंदर में एक लंबा टाइम पीरियड को हम कवर करते हैं जिसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर जिसके अंदर में हम बात करते हैं संगम साहित्य के बारे में, संगम राजनीतिक वंशों के बारे में, जो संगम काल के अंदर में राजनीतिक संरचनाएं रहीं उसके बारे में हम बात करते हैं कि संगम काल में राजनीतिक संरचनाएं किस प्रकार की थी। और लास्ट चैप्टर आपका औपनिवेशिक वाला आता है जहां पे आप औपनिवेशिक काल के अंदर में राजनीतिक संरचनाएं भारत की किस प्रकार की थी उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो संगम से लेकर औपनिवेशिक काल तक का हम पूरे टाइम पीरियड को कवर करते हैं और वहां की राजनीतिक संरचनाओं को इस पूरे बुक के अंदर में जानते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि पूरे बुक के अंदर में कौन कौन से यूनिट हैं, कितने यूनिट हैं, कितने लेसन्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर में आपको विशेष फोकस करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं ऑफिशियली ई ज्ञान कोश की साइट पर हूँ जहाँ से आप इग्नू की कोई सी भी बुक डाउनलोड कर सकते हो। डायरेक्टली अपना बुक सर्च करो और ई ज्ञान कोश की साइट आ जाती है। वहाँ से आप सॉफ्ट कॉपी जो आपकी PDF फॉर्म होती है वो यहाँ से आप अपनी बुक की डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, MHI 04 के अंदर में टोटल 7 यूनिट के अंदर में पूरी बुक डिवाइडेड है। आपका जो पहला यूनिट है जिसका नाम है प्रारंभिक राज्य संरचना, इसके अंदर में टोटल 4 लेसन्स बनते हैं। पहले लेसन का नाम है आपके राज्य से पूर्व से राज्य तक। तो यहाँ पे राज्य के बारे में बात करते हैं कि राज्य बना कैसे, और इसके अंदर में जो पहला टॉपिक आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कह सकते हो आप कि तमिलकम मुखिया तंत्र क्या है। तमिलकम मुखिया तंत्र से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपको लास्ट 5 ईयर के अंदर में अगर आप स्टडी करते हो क्वेश्चन पेपर को तो वहाँ पे वो दिख जाएगा तमिलकम मुखिया तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चंस। उसके साथ साथ में यहाँ पर आता है तमिलकम साहित्य के बारे में, ठीक है, और प्रारंभिक राज्य संरचना, जो स्टार्टिंग के अंदर में जो राज्य बने, जो राज्य का स्वरूप था वो किस प्रकार का था वो यहाँ पर हम कवर करते हैं। साथ साथ में इस यूनिट के अंदर में आपको कुछ क्वेश्चन और मिलते हैं जिसके अंदर में आता है बौद्ध काल के अंदर में भू सीमांकित राज्य का चित्रण कीजिए। जब बौद्ध काल चल रहा था तो उस समय जो जमीनी स्तर पर जो राज्य थे, भू सीमांकित राज्य थे, वो किस प्रकार के थे वो यहाँ पे पूछा जाता है। मौर्य राज्य की प्रकृति क्या थी। मौर्य राज्य मतलब मौर्य काल के अंदर में जो राज्य थे उस समय उनकी राज्य की प्रकृति किस प्रकार की थी, किस प्रकार के राज्य थे, ये क्वेश्चन बन जाता है। साथ साथ यहाँ पे सातवाहन राज्य के प्रशासनिक ढांचे किस प्रकार के थे, जो सातवाहन काल चला, ठीक है, उसके अंदर में किस प्रकार के प्रशासनिक राज्य थे या ढांचे थे उसके बारे में क्वेश्चन बनता है। गुप्त काल का विघटन किस प्रकार से हुआ और दक्षिण की राज्य नीति प्रणाली किस प्रकार की थी, किस प्रकार की दक्षिण के राज्य हुआ करते थे, वहां पे ये क्वेश्चंस बनकर आते हैं आपके फर्स्ट यूनिट से। अगर आप फर्स्ट यूनिट के अंदर में स्टडी कर रहे हो तो आपको मेनली 4 टॉपिक को स्टडी करना है। तमिलकम मुखिया तंत्र क्या है, मौर्य राज्य की प्रकृति क्या है या बौद्ध सीमांकित राज्य किस प्रकार के हैं, सातवाहन राज्य के प्रशासनिक ढांचे क्या है और दक्षिण की राज्य प्रणाली जो किस प्रकार की थी, किस प्रकार से राज्य विकसित हुए दक्षिण के अंदर में, ये आपके फर्स्ट यूनिट के अंदर में चैप्टर्स आते हैं और यही टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। सेकेंड यूनिट के अंदर में हम बात करते हैं प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में राज्य। अब देखो, जब यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ खास टॉपिक्स नहीं बनते हैं, बट फिर भी अगर हम कुछ टॉपिक्स को चुने तो आपके पहला जो यहाँ पे लेसन आता है, लेसन नंबर 5 के अंदर में हम बात करते हैं राजपूतों के शासनकाल और भारत में सामंतवाद। यहाँ पे सामंतवाद का उदय किस प्रकार से हुआ। कहा जाता है कि भारत के अंदर में जैसे ही राजपूतों का शासनकाल आता है, जहाँ पे राज्य व्यवस्था राजपूतों के हाथ में आती है, तो वहां पे साथ साथ में सामंतवाद जैसी व्यवस्था भी देखने के लिए हमें मिलती है। तो सामंतवाद जैसी व्यवस्था किस प्रकार से विस्तार करी वो यहाँ पे टॉपिक बनकर आता है। भू क्षेत्रीय विस्तार किस प्रकार से हो रहा था, किस प्रकार से क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा था वो यहाँ पे बनता है। पल्लवों की प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार का था, किस प्रकार का प्रशासनिक तंत्र था पल्लव वंश के अंदर में, वो यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन। साथ साथ में एक टॉपिक यहाँ पे भी बनता है कि भारत में राजनीतिक संरचना किस प्रकार की रही, मध्यकालीन राजनीतिक पद्धतियों के अंदर में यहाँ पे क्वेश्चन बनकर आता है कि जब हम मिडाइवल टाइम पीरियड की बात करते हैं तो भारत की राजनीतिक संरचना किस प्रकार का था। ये कुछ क्वेश्चन बनकर आते हैं आपके सेकेंड यूनिट के अंदर में। यहाँ पे आप सेकेंड यूनिट को इस तरीके से कवर कर सकते हो। तो सेकेंड यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड यूनिट में मेनली आप जो टॉपिक्स पढ़ोगे तो भारत में सामंतवाद किस प्रकार का था और भू क्षेत्रीय विस्तार किस प्रकार का हुआ और मध्यकालीन भारत के अंदर में जो राजनीतिक संरचनाएं थी वो किस प्रकार की थी, वो आपका सेकेंड यूनिट के मेन टॉपिक्स रहेंगे जहां पे आपको फोकस करने की जरूरत रहेगी। आपका जो थर्ड यूनिट आता है जिसके अंदर में ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 4 लेसन आते हैं। थर्ड यूनिट के अंदर में हम बात करते हैं मध्यकालीन राज्य के बारे में, मिडाइवल जो स्टेट्स थे, जिस मिडाइवल टाइम पीरियड के अंदर में जो ग्रो हुआ
हुआ, जो बहुत ज़्यादा विकसित हुआ, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो मिडाइवल टाइम पीरियड की आप बात करोगे तो ये इंपॉर्टेंट यूनिट है आपका थर्ड यूनिट, जहाँ पे हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, विजयनगर के बारे में, मुगल राज्य के बारे में और 18वीं शताब्दी के जो आधिकारिक राज्य थे उनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप स्टडी कर रहे हो, यूनिट वाइज स्टडी कर रहे हो, तो थर्ड यूनिट पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ मैं, क्योंकि थर्ड यूनिट से एक ना एक क्वेश्चन बनकर आता ही आता है। रीजन क्या होता है कि थर्ड यूनिट के अंदर में हम टोटल 4 चैप्टर कवर करते हैं, जिसमें दिल्ली सल्तनत पहला चैप्टर आ जाता है, जिसके अंदर में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत राज्य विशेषताएं किस प्रकार की थी, किस प्रकार से राज्य का ग्रो हुआ, किस प्रकार से विकसित हुआ, पहला क्वेश्चन बनकर आता है। दूसरा यहाँ पे जो क्वेश्चन रहता है दोस्तों, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन रहता है कि विजयनगर जो साम्राज्य था, विजयनगर बहमनी राज्य जो था वो किस प्रकार से बढ़ा, किस प्रकार से ग्रो हुआ, बहमनी राज्य किस प्रकार से हुआ, विजयनगर किस प्रकार से विकसित हुआ, क्या विशेषताएं थी। तो इन दोनों टॉपिक से भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे जो चौथा चैप्टर आपका तीसरा चैप्टर रहता है, चैप्टर नंबर 10, जिसे मुगल राज्य बोलते हैं। इसके अंदर में आता है कि मुगल राज्य की प्रकृति किस प्रकार की थी और मुगल राज्य का पतन किस प्रकार से हुआ, किस कारण से पतन हुआ, प्रकृति किस प्रकार का था, किस प्रकार का शासन व्यवस्था था। यहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है आपका। यहाँ पे जो 8वां जो आपका लास्ट चैप्टर है, 11वां चैप्टर इस यूनिट का, ठीक है, जिसके अंदर हम बात करते हैं 18वीं शताब्दी के उत्तराधिकारी राज्य। तो इसके अंदर में कुछ खास यूनिट चैप्टर नहीं बनते हैं, लेसन टॉपिक्स नहीं आते हैं, बट नॉर्मली इस यूनिट के अंदर में, यूनिट नंबर 3 के अंदर में आपका जो टॉपिक बनता है वो 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं। दिल्ली सल्तनत वाला पहला टॉपिक रहता है, दिल्ली सल्तनत की किस प्रकार की विशेषता रही, राज्य किस प्रकार से चला, किस प्रकार से प्रशासन व्यवस्था रहा, ये क्वेश्चन बनकर आता है। तो दिल्ली सल्तनत को आप अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे जो दूसरा चैप्टर रहता है आपका विजयनगर वाला, तो विजयनगर के अंदर में 2 क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो विजयनगर से रिलेटेड क्वेश्चन बनकर आते हैं, जहां पे अलग अलग तरीके से विजयनगर को पुटअप किया जाता है, विजयनगर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा यहां पे विजयनगर वाले चैप्टर में बहमनी राज्य से भी रिलेटेड क्वेश्चन बनकर आता है कि बहमनी राज्य का स्वरूप किस प्रकार का था, किस प्रकार से वो आगे बढ़ा, किस प्रकार से विकसित हुआ, किस प्रकार से विस्तार हुआ, उसके बारे में क्वेश्चन बनकर आता है। ठीक है, समझ में आता है। अगले यूनिट की ओर चलते हैं। अगला यूनिट हमारा यूनिट 4 है, जिसके अंदर हम बात करते हैं औपनिवेशिकरण भाग 1। अब देखो यहाँ पे भाग 1 आ रहा है, तो यूनिट नंबर 7 में आपको भाग 2 दिख जाएगा, तो मतलब दोनों जुड़े हुए हैं। बीच के कुछ और टाइम पीरियड है जिसके अंदर में हम और 2 चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो यूनिट नंबर 4 में हम बात करते हैं औपनिवेशिकरण का, जहां पे अंग्रेजों का आगमन हो चुका है। यहां पे भी ऑलमोस्ट 4 चैप्टर को हम कवर करते हैं, जिसमें पहला जो टॉपिक आता है आपके पहले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 12 से, 18वीं सदी की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। 18वीं सदी के अंदर में राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप किस प्रकार का था, किस प्रकार से चेंजेस हो रही थी। अब 18वीं सदी की बात करें तो वहाँ पे अंग्रेजों का आगमन हो चुका था, एक तरह से मान लो मुगल काल का पतन हो रहा था। ठीक है, तो अंग्रेजों का आगमन, मुगल काल का पतन, और भी बहुत सारे जो अलग अलग जो ग्रुप थे वो चल रहे थे। जैसे कि आप देखोगे तो पुर्तगाली आए हुए थे, डच आए हुए थे, तो उन सब के बीच में किस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स थी उसके बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर जो इसका आता है चैप्टर नंबर 13, जहाँ पे हम बात करते हैं औपनिवेशिक शक्तियों के बारे में, जहाँ पे पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी जो आए हुए थे उसके बारे में हम बात करते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पे औपनिवेशिक शक्तियाँ आपस में बटी हुई थी, किस प्रकार से आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे, क्या रीजंस थे, उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो चारों जो अलग अलग थे, पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी, इसके बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। बट उतना ज़्यादा टॉपिक से आप अगर लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तो उतना ज़्यादा नहीं दिखता इनमें से क्वेश्चन, पर फिर भी आपको एक बार इस पर स्टडी करना चाहिए। अगला जो चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 14, जहाँ पे हम बात करते हैं ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य के बारे में। यहाँ पे हम बात करते हैं कि औपनिवेशिक राज्य का स्वरूप किस प्रकार का था। जब ब्रिटिश काल के अंदर में ब्रिटिश के द्वारा एक राज्य का स्वरूप का निर्धारण किया गया कि ये राज्य है, एक आइडल स्टेट इस तरह का हो सकता है, तो उसका स्वरूप किस प्रकार का था, किस प्रकार का राज्य का स्वरूप बना औपनिवेशिक काल के अंदर में, और राजनीतिक अर्थव्यवस्था किस प्रकार की रही, इसके बारे में टॉपिक्स बनते हैं, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट के अंदर में रहता है। अगला चैप्टर हम बात करते हैं राष्ट्रीय राज्य की रियासतें। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं कि रियासतों में प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार का था, प्रशासनिक ढांचे किस प्रकार के थे। अब मान लो देखो, अंग्रेज आए तो अंग्रेज ने अपना एक राज्य स्वरूप बनाया। उससे पहले, अंग्रेजों से पहले, अंग्रेजों के दौरान में क्या था कि जो देसी रियासतें थे, जो राजा राजवाड़े राज कर रहे थे, तो उनका भी राज्य का कुछ स्वरूप रहा होगा कि किस प्रकार से वो राज करते हैं। तो उनके स्वरूपों के बारे में भी चर्चा की जाती है कि किस प्रकार का वो राज करने की व्यवस्था रही। इस यूनिट के अंदर में अगर हम बात करें कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, तो सबसे पहला जो टॉपिक था मैंने बताया था 18वीं सदी की राजनीतिक व्यवस्था, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है पहले चैप्टर का। ठीक है, क्योंकि 18वीं शताब्दी के अंदर में किस तरह का कंडीशंस रहा भारत के अंदर में, किस तरह का दौर चला, वो यहाँ पे क्वेश्चन बनकर आता है। ठीक है, और इसके अंदर में जो औपनिवेशिक काल के अंदर में, जो ब्रिटिश काल के अंदर में जो आप देखते हो कि किस प्रकार का राजनीतिक व्यवस्था रहा, आर्थिक व्यवस्था रहा, ठीक है, राज्य का स्वरूप किस प्रकार का रहा, ये भी एक क्वेश्चन बनकर आ जाता है। ठीक है, तो आपको इन दोनों टॉपिक के ऊपर में थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है, बाकी को भी देखना है, बट चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत देखोगे चल जाएगा। अगली यूनिट की ओर बढ़ते
बढ़ते हैं। अगला यूनिट के अंदर में हम बात करते हैं प्रशासनिक एवं संस्थागत संरचनाओं के बारे में। अब प्रशासनिक संरचनाओं के बारे में बात करते हैं तो मतलब क्या कि प्रशासनिक तौर पे किस तरह से डील किया जा रहा था, भारत को किस तरह से आगे लाया जा रहा था, तो इसके बारे में यहाँ पर आ जाता है टॉपिक। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे आता है संगम राजनीतिक पद्धति किस प्रकार की थी, चोल पल्लव पांड्यन वंश का जो राजनीतिक पद्धति थी वो किस प्रकार की थी, दक्कन के अंदर में जो प्रशासनिक व्यवस्था था वो किस प्रकार का था, सातवाहन वंश की व्यवस्था किस प्रकार की थी, बादामी के चालुक्य राष्ट्रकूट के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को हम इस यूनिट के अंदर में पहले चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है चैप्टर का प्रायद्वीपीय भारत में प्रशासनिक एवं संस्थागत संरचनाएं। ठीक है, तो अब प्रशासनिक ढांचे के अंदर में हम बढ़ते हैं कि भारत के अंदर में किस प्रकार का प्रशासनिक ढांचा रहा अलग अलग राज्यों के अंदर में, जिसमें संगम राजनीतिक संगम वंश आ जाता है, पाल्लु वंश आ जाता है, पल्लव वंश आ जाता है, पांड्यन वंश आ जाता है, चोल आ जाता है, सातवाहन आ जाता है, बादामी के चालुक्य आ जाते हैं। ठीक है, और राष्ट्रकूट वंशों के अंदर में अलग अलग प्रशासनिक ढांचों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आता है। अगले लेसन की ओर बढ़ते हैं इस यूनिट के, तो अगला लेसन जो हमारा है लेसन नंबर 17, जिसके अंदर हम बात करते हैं उत्तर भारत में प्रशासनिक एवं संस्थागत संरचनाओं के बारे में। अब देखो जो ऊपर में हमने जो 16वां लेसन पढ़ा था वो दक्षिण भारत का था, 17वां लेसन के अंदर में हम उत्तर भारत की बात करते हैं। तो जहाँ पे मौर्य राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी और उत्तर गुप्त काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में हम बात करते हैं। इस लेसन के अंदर हम बात करेंगे कि मौर्य काल के अंदर में, ठीक है, जो आपका 17वां लेसन है उत्तर भारत का, कि किस प्रकार से रूल किया गया, किस प्रकार से रेगुलेशन किया गया, प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार का था, किस प्रकार से मैनेज किया गया चीजों को, तो वहां पे ये क्वेश्चन बनकर आपका आ जाता है। ठीक है, इस यूनिट का जो आपका लास्ट लेसन है लेसन नंबर 18, जहां पे हम बात करते हैं विधि एवं न्यायिक पद्धति के बारे में, क्या एक प्रोसेस था, किस प्रकार से न्याय मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनकर आता है, टॉपिक ये बनकर आता है कि प्राचीन भारत में प्रचलित न्यायतांत्रिक व्यवस्था बताइए। जो प्राचीन भारत के अंदर में न्यायतांत्रिक व्यवस्था किस प्रकार का था, ये एक टॉपिक बनकर आता है, बट उतना खास नहीं रहता, पर फिर भी आपको स्टडी करना चाहिए। ठीक है, अगले यूनिट की ओर बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 6, जहां पे हम बात करते हैं प्रशासनिक एवं संस्थागत संरचनाओं के बारे में। तो इसके अंदर में जो 4 लेसन आते हैं, इसके अंदर में अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसमें से कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनकर आते हैं। पहला लेसन होता है दिल्ली सल्तनत के बारे में, कि दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं। केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार का था दिल्ली सल्तनत का, ये क्वेश्चन बनकर आता है। तो 2 क्वेश्चन पहले चैप्टर के अंदर में आएंगे, चैप्टर नंबर 19। चैप्टर नंबर 20 के अंदर में विजयनगर, बहमनी और दूसरे राज्य के रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, जहां पर आता है विजयनगर के नायक व्यवस्था क्या था वो बताइए, या विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी वो बताइए। बहमनी की प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार का था, ये भी एक क्वेश्चन इस वाले यूनिट के अंदर में बनकर आता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 21 के अंदर हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन भी होता है स्टूडेंट्स के अंदर में, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य दोनों में बहुत अंतर है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो अलग अलग 5 राजाओं के बारे में, अलग अलग 5 वंशों के बारे में पढ़ते हैं, जहां पे गुलाम वंश के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम 5 अलग अलग वंशों के बारे में पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर में, जबकि मुगल साम्राज्य के अंदर में सिर्फ मुगल के जो वंशिज थे, मुगल के जो काल के जो राजा थे, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। अब देखो मुगल साम्राज्य की जब आप बात करोगे तो यहाँ पे टॉपिक बनकर आता है मनसबदारी प्रथा क्या थी, मनसबदारी होता क्या है, इससे रिलेटेड टॉपिक बनकर आते हैं। प्रशासन व्यवस्था, मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था क्या थी, वो टॉपिक बनकर आता है। साथ साथ में यहाँ पे जो अगला चैप्टर आता है आपका चैप्टर नंबर 22, जहाँ पे हम बात करते हैं उत्तराधिकारी राज्य। अब देखो अंग्रेजों के द्वारा धीरे धीरे अपने प्रशासन को अपने कब्जे में लेने के लिए अलग अलग तरह के रूल रेगुलेशंस लाए गए थे। तो उत्तराधिकारी राज्य का स्वरूप किस प्रकार का था, किस प्रकार से उत्तराधिकारी का राज्य का स्वरूप रहेगा, ये टॉपिक्स बनते हैं, बट ये कुछ खास रहता नहीं है। ठीक है, नॉर्मली इसके अंदर में जो टॉपिक्स रहते हैं दिल्ली सल्तनत, विजयनगर और मुगल साम्राज्य, ये तीनों लेसन से ही टॉपिक्स बनकर आते हैं। आपका जो लास्ट लेसन है, ठीक है, औपनिवेशिकरण भाग 2, यहाँ पे हम बात करते हैं कि औपनिवेशिक टाइम पीरियड के अंदर में किस प्रकार से चीजें चल रही थी, ये यहाँ पे क्वेश्चंस बनकर आते हैं। अब देखो यहाँ पे जो टॉपिक्स बनकर आते हैं औपनिवेशिकरण भाग 2 के अंदर में, जो पहला लेसन आता है लेसन नंबर 23, जिसके अंदर हम बात करते हैं ब्रिटिश राज्य की विचारधारा। यहाँ पे आइडियोलॉजीज के बारे में बात करना होता है नॉर्मली। पहला जो विचारधारा आएगा प्राच्यवादी विचारधारा आएगा, दूसरा जो विचारधारा आएगा प्रत्यक्षवादी विचारधारा आएगा, तीसरा जो विचारधारा है उपयोगितावादी विचारधारा आएगा, और चौथा जो विचारधारा है स्वच्छतावाद का विचारधारा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह करके टोटल 4 अलग अलग विचारधाराओं को हम बात करते हैं, जिसके अंदर में प्राच्यवादी विचारधारा की बात करोगे तो इसके अंदर में ब्रिटिश राज्य को केंद्र मानकर सभी चीजें बताई गई हैं प्राच्यवादी विचारधारा के अंदर में। प्रत्यक्षवादी विचारधारा की अगर आप बात करोगे तो प्रत्यक्ष रूप से जो है ना विज्ञान और आयाम जो भी किस तरह से चल रही थी चीजें, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से जो विज्ञान का क्या स्वरूप है, किस तरह से चीजें रेगुलेट हो रही है, उसके बारे में यहाँ पे बात करता है। किस तरह से आप डायरेक्टली फील कर रहे हो चीजों को, वो यहाँ पे प्रत्यक्षवाद के अंदर में बताया जाता है। उपयोगितावाद के अंदर में बताया जाता है कि किस तरह से आधिकारिक व्यक्ति किस तरह से उसको अधिकाया सुख भोग रहा है, किस तरह से उसका किस तरह से सुख सुविधा जो भी चीजें मिल रही हैं वो किस तरह से रही हैं, वो यहाँ पे हम बात
बात करते हैं। वहीं पे आप स्वच्छतावाद की बात करते हो, स्वच्छंदवाद की बात करते हो, तो वहाँ पे कला साहित्य वैदिक क्षेत्र के अंदर में जो आंदोलन हुए, किस तरह से स्वरूप में चेंजेस आया, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो आपका जो उपनिवेशीकरण भाग 2 के अंदर में जो पहला चैप्टर बनता है वो विचारधाराओं के ऊपर में होता है, आइडियोलॉजीज के ऊपर में बनता है। और ये जो 4 मैंने अलग अलग विचारधाराएं बताई ना, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन बन जाता है और हमें समझ में नहीं आता और यहाँ पे हम फंस जाते हैं। चैप्टर नंबर 24 जहाँ पे हम बात करते हैं गतिविधियों के बारे में, किस तरह से जो चीज़ें थी वो रेगुलेट हो रही थी, गतिविधियाँ कौन कौन सी हुई। तो रेलवे और जो कार्यपालिका था, न्यायपालिका सॉरी, रेलवे और न्यायपालिका जो अंग्रेजों के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया भारत के अंदर में, किस तरह की व्यवस्था लाई गई, वहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 25 के अंदर में संसाधनों की बात करते हैं कि किस प्रकार से संसाधन का स्वरूप चेंज हो रहा था ब्रिटिश भारत के अंदर में, तो वो आ जाता है। चैप्टर नंबर 26 के अंदर में हम बात करते हैं शिक्षा और साम्राज्य के बारे में, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा की प्रगति की और किस तरह से जा रहा था, अंग्रेजी शिक्षा किस तरह से विकसित हो रहा था, ये टॉपिक बन जाता है। और चैप्टर नंबर 27 की अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 27 के अंदर हम देखते हैं कि औपनिवेशिक राज्य का अंत, जनतांत्रिक व्यवस्था और राज्य व्यवस्था की स्थापना, किस प्रकार से औपनिवेशिक सत्ता का अंत हुआ और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्थापना हुई 1939 में, कैसे भारत आज़ाद हुआ, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। बट कुछ खास टॉपिक्स नहीं बनते हैं इस पूरे लेसन्स के अंदर में, ठीक है। तो ये इस तरह से आप पूरे इस यूनिट को पढ़ सकते हो। 7 यूनिट रहते हैं, हर यूनिट में 4-4, 5-5 लेसन्स हैं। मैंने हर लेसन्स का आपको बताया कि किस लेसन के अंदर में आपको क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स बनते हैं। आपको एक वीडियो के अंदर में पूरा बुक मैंने आपको समराइज़ किया, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा टाइम देते हो, ईजिली आप पढ़ सकते हो, कवर कर सकते हो। और सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ आपको स्टडी करने का। अब देखो, इतना टाइम बचा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक एक लेसन को कर सकते हो, ठीक है। आप एक तरह से जो मैंने ये बताया वीडियो है आपके क्या काम आएगा, तो वीडियो से आपको पूरे बुक की जो एक इमेज होती है ना कि बुक के अंदर में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, वो आपको क्लियर हो जाएगा कि बुक के अंदर में ये टॉपिक्स हैं। आप इन टॉपिक्स को अगर पढ़ के जाओगे तो एग्जाम में आपके नंबर बन सकते हैं। बिना बुक खोले भी आपको ये आइडिया मिल गया। दूसरी चीज़ क्या, आपको अभी स्टडी कैसे करना है, तो आपके पास टाइम कम बचा हुआ, और टाइम कम में स्टडी करने का सबसे बेस्ट तरीका ये रहता है कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा क्वेश्चन पेपर को आप स्टडी कर सकते हो वो स्टडी करो, वो सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन पेपर को स्टडी करोगे, आप उतने ज़्यादा परसेंट अपने सिलेबस को कंप्लीट करते जाओगे। उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड हैं, कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। कौन से क्वेश्चन को एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कौन से क्वेश्चन क्या हैं, किस तरह का पैटर्न है क्वेश्चंस का, वो भी आपको समझ में आता है, ठीक है। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एमए हिस्ट्री का अगर वीडियो देख रहे हो, MHI04 की वीडियो देख रहे हो, या कोई भी और भी सब्जेक्ट की वीडियो देख रहे हो, तो दी ना पे जाइए यूट्यूब पर, वहाँ पे उसको सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे आपको हर टाइम टू टाइम वीडियो की अपडेट मिलती रहेंगी, जहाँ से आप वीडियोस को देख सकते हो। और MHI04 के अंदर में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको दीन ऐप के ऊपर में बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं, वो देख सकते हो। कुछ लेसन्स की वीडियोस डली हुई हैं, लेसन की वीडियो कंप्लीट तो नहीं है, बट जितनी है वो इनफ है, आप देख सकते हो। उनसे भी बहुत आपको यूजफुल आइडियाज़ मिलेंगे, लाभ मिलेगा, ठीक है। और एंड ऑफ द रिजल्ट यहाँ पे रहता है कि आपके लिए एक वीडियो डली हुई है 2 घंटे की, MA हिस्ट्री का, MHI04 का, जिसके अंदर में लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉल्व करवा रखा है। उस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप उस वीडियो को देखते हो तो उससे आपका बहुत सारे टॉपिक्स एक टाइम में कवर हो जाएगा। किस तरह से आंसर राइटिंग करना है, किस तरह से आपके पॉइंट्स बनना है, एक पर्टिकुलर आंसर में कौन कौन से पॉइंट्स को यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ किया जाना है, वो भी आपको समझ में आएगा। उसके बाद में एक और यहाँ पे आपको चैप्टर वीडियो दिख जाएगा, जिसके अंदर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं MHI04 के, वो भी मैंने कवर करवा रखे हैं। इस वीडियो के अंदर में मैंने 10 साल के, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स में से टॉपिक्स उठाए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स बन सकते हैं वो मैंने बता रखा है। 26 मिनट की वीडियो अगर आप देखते हो आराम से तो इजीली कवर कर सकते हो, दिक्कत नहीं होगा। और जो लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर का जो वीडियो है यहाँ पे आप देख रहे होगे 10 नंबर पे, तो इस वीडियो को स्टडी करने का तरीका क्या है कि आप अपनी नोटबुक लेकर बैठें, ठीक है। अपनी नोटबुक के अंदर में जो भी मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊँ, आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करें, डायरेक्टली इग्नू की साइट पे से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद या नहीं भी तो उसको नोट डाउन करें, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उसको आप साथ साथ नोट डाउन करते जाएं। बाद में आप सॉल्व करके देखें, उसको मैच करें अपने आंसर शीट से, किस तरह से बन रहा है, किस तरह से नहीं हो रहा। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें उस क्वेश्चन की। अगर आप उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर में, एक पर्टिकुलर 2 घंटे की वीडियो के ऊपर में आप 4-5 घंटे अपना देते हो, तो आप ये मान के चलो 60+ नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे, आपके एक दिन के प्रिपरेशन में भी 60+ नंबर बन सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आप कितना एफर्ट्स लगा रहे हो, कितना आप उस पर करना चाहते हो, कितना नंबर लेने के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ये डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।